हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कंबोज और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सैक का लाइफ स्किल एजुकेशन जो है सैक कवर करने वाले हैं इन वन शॉट। सो अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगे सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो ये एक शॉर्ट वीडियो रहेगा लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की जाएगी लाइफ स्किल एजुकेशन सैक की। ठीक है, हर टॉपिक कवर करवाया जाएगा। ये आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएगा जिसमें आपको बताया गया है कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। ठीक है, विद पिक्चर्स कवर किए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं बनाया गया है कि आपका पढ़ने की इच्छा ही ना हो गई, नहीं, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स बीच में यूज किए गए हैं ताकि आपके पढ़ने की जो इच्छा है वो बनी रहेगी। ठीक है, 4 यूनिट्स हैं इसके और सभी को डिटेल में चारों यूनिट्स को बताया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से वीडियो करो, सिलेबस को, इस पीडीएफ को रिवाइज करो, थोरोली रिवाइज करो बार बार, तो अच्छे से सिलेबस हो जाएगा कवर। ठीक है, विद इन 1 आवर, 1.5 हम इस लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 1। यूनिट 1 जो है वो है लाइफ स्किल्स एजुकेशन। सो सबसे पहले अगर आपको लाइफ स्किल्स का मतलब ही नहीं है, पता है, तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें? तो लाइफ स्किल्स इंट्रोडक्शन हमारा यूनिट 1 है। सो सबसे पहले लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है? राइट, तो लाइफ skills refers to the ability required to effectively manage the demand and challenges of everyday life. लाइफ स्किल मतलब ये है कि जब हम ये एक जिंदगी जी रहे हैं, हमें हर रोज कोई ना कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी लाइफ में हर रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं। जब हम उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाते हैं, जब हम सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं, तो उसको बोला जाता है कि लाइफ स्किल है। हाँ, हमें पता है कि कौन सी चीज कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। These skills are not restricted to any specific subject or domain, but are general capabilities that empower individuals in all aspects of life, including emotional regulation, interpersonal relationships, critical thinking, and ethical behavior. अब लाइफ स्किल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई कैसे करनी है आपको ये पता। इसका मतलब ये है कि आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है, रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, राइट? सो इफ यू नो कि अगर आपका ब्रेकअप कल को हो रहा है, तुम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करो। अगर एक डिफिकल्ट चॉइस तुमने बनानी है कि तुमने 11th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, 11th में कौन सी स्ट्रीम यूज करनी है, तुम वो कैसे चुनोगे? तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। तुम अपने फ्रेंड्स के पीछे लगोगे या फिर तुम जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो करोगे। सो इन सब चीजों को लाइफ स्किल्स बोला जाता है। उसके बाद बड़ों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, छोटों से प्यार से बात की जाती है, तो ये हमारी एथिकल है। हम छोटे होते से सुनते आ रहे हैं, बड़ों का सत्कार करो, छोटों से प्यार करो, तो ये हमारे एथिकल वैल्यूज है। तो ये सारी चीजें लाइफ स्किल्स में इंक्लूड होती हैं। अब लाइफ स्किल्स आर जनरली कैटेगराइज्ड एज साइकोलॉजिकल कॉम्पिटेंसेस। These include a wide range of abilities such as decision making powers. साइकोलॉजिकल का मतलब होता है दिमाग से सोचा हुआ। साइकोलॉजी बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेन ही होता है, ठीक है, रिलेटेड टू माइंड ही होता है। ये और ये बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, जैसे हमने पहले देखा कि डिसीजन में मेकिंग आप कैसे करते हो, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हो, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये सब, सेल्फ अवेयरनेस कितना है, आपको लोगों की तरफ कितनी हमदर्दी है, कितनी एम्पथी है, इमोशंस के साथ, स्ट्रेस के साथ आप कैसे डील करते हो। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाइफ स्किल्स को डिफाइन किया, कैसे किया? abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with demand and challenges of everyday life. तो उन्होंने भी यही बोला ना, लाइफ स्किल्स का मतलब यही है कि आप चीजों के साथ कितनी जल्दी जो है मैनेज कर सकते हो, आप कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो, कितनी जल्दी अपने चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हो लाइफ के। ये सारी कैपेबिलिटीज को उन्होंने लाइफ स्किल्स बोला है। कितनी जल्दी अडेप्ट कर सकते हो आप चीजों को। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। सबसे पहले आती है कॉग्निटिव स्किल्स। अब कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब क्या आता है? वो वाली स्किल जो लॉजिकल और रीजनिंग इन्वॉल्व करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही है, डिसीजन मेकिंग करनी है आपने 11th क्लास में, आपने कौन सी स्ट्रीम में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में। वो स्किल्स जो क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे आपका खुद का आपा झलकेगा, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्किल्स। उसके बाद पर्सनल और इमोशनल स्किल्स, मतलब आप अपने इमोशंस के साथ कैसे डील करते हो, हाउ यू बिहेव विद योर फैमिली, how you treat your partner, or how you
थिंक अबाउट योर सेल्फ, ये सब चीजें। तो ये पर्सनल और इमोशनल स्किल्स। उसके बाद आता है इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स, मतलब आप अपनी क्लासमेट्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप क्लासमेट्स की हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हमारे जैसे कॉलेजेस में सीआर होते हैं या हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जनसक होते हैं, तो जो आपके, अगर सपोज अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आप टीम वर्क कैसे कर सकते हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं। अगर आपका, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हो और अगर आपके प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से यू हैव टू प्ले हर हिज और हर रोल, तो आप कैसे उसको डील कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। तो ये सब इंटरपर्सनल और सोशल स्किल्स आती है। अगर मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो में अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो उस चीज से आप कैसे डील करोगे। तो ये सब सोशल स्किल्स हैं, ठीक है। टुगेदर these component help individual lead a balanced, meaningful and productive life. उसके बाद कुछ कोर स्किल्स हैं जो WHO ने आइडेंटिफाई की हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग एग्जांपल बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके कैसे हैं, जनरली बोला जाता है ना जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं वो बंदा पॉलिटिक्स में अच्छा कर जाता है, राइट। क्योंकि वो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर जाता है, और जो अपने आप को बेटर एक्सप्रेस करेगा आप लोग उसी को ही वोट देंगे, राइट। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप अगले बंदे को कन्वे कर सकते हो कि आप उसको क्या बोलना चाहते हो। ज्यादातर आजकल रिलेशनशिप गैप्स इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव गुड कम्युनिकेशंस, गैप्स आ जाते हैं, राइट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी डिसीजन मेकिंग अपने में होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आप अगर किसी डिपार्टमेंट में हो कॉलेज के तो आप उस डिपार्टमेंट के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, क्या यूनिक कर सकते हो जो बाकी जगह में नहीं हुआ है। कॉपिंग विद इमोशंस, आप इमोशनल होके कैसे डील करते हो चीजों के साथ, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस को आप कैसे डील करते हो, एम्पथी। एम्पथी आगे मैंने डिटेल चार्ट लगाया है, उसमें आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एम्पथी और सिंपथी, बिकॉज लोगों को एम्पथी और सिंपथी दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, बिल्डिंग स्किल्स कितनी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स क्या है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो यहाँ पे एम्पथी थोड़ा लिखा हुआ, मैं वही बता देती हूँ। एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट लाइफ इज लाइक फॉर अनदर पर्सन, इट हेल्प इन डेवलपिंग सोशल रिलेशन। यहाँ पे नहीं, वेट, यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगाया है एम्पैथी का, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एम्पैथी इज कैपेसिटी टू फील अदर पीपल्स फीलिंग। एम्पैथी हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर, आई कैन फील योर पेन एंड आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। Feeling empathy is something sometimes hard. It takes strength and courage to feel other people's feeling on top of your own. That's a lot of feelings. In a way, we have could have that empathy is a superpower that makes the world a better place. Empathy मतलब समझ आया कुछ आपको कि दूसरे की भावनाओं को समझना is empathy। और सिंपैथी मतलब होता है उसको सहानुभूति देना। एम्पैथी मतलब होता है अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखना और देखना कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये 10 कोर हमने चीजें देख ली हैं। ये आपको थोड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है, आप इसको रीड करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। सो ये सारी स्किल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है एंड री इन्फोर्स ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प से ये इम्प्लीमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन इंप्रूव्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब अगर दो बंदों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छा वो बातचीत कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो ऑफकोर्स उनकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी। अगर उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, ठीक है, इंप्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस। और अगर बंदा कोई है वो अच्छा थिंक कर पा रहा है, वो अच्छी डिसीजन मेकिंग है उसकी, तो क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होगी। क्रिटिकल थिंकिंग का होता है कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सोच के अपना डिसीजन बनाना इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग, ओके। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या है लाइफ स्किल्स की, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपके पास ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत हद तक होगा, पॉजिटिव वे में होगा। लाइफ स्किल्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में ये सारे गुण है तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को समझ पाओगे बेटर, एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। और आप में ऐसा फील होगा कि आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। होपफुली यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट।
Through improved communication and interpersonal relationships, individuals are better equipped to live harmoniously in a community and contribute positively to society. अब अगर आप सामाजिक तौर तरीके नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा है, तो आपका एक सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपका सराउंडिंग अच्छा होगा, सोसाइटी में एक आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद अगर एक बंदे में अच्छे लाइफ स्किल्स हैं, तो वो टाइम मैनेज अच्छे से कर सकता है, उसका कंसंट्रेशन बेटर होगा, वो डिसीजन मेकिंग बेटर कर पाएगा, तो एजुकेशनल सक्सेस ऑटोमेटिकली होगा। और अगर उसमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, अगर उसमें अच्छा पता है कि टीम मेंबर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, तो उसका प्रोफेशनल सक्सेस भी ऑटोमेटिकली होगा। अब उस बंदे को पता है कि मुझे स्ट्रेस के साथ कैसे टैकल करना है, मुझे इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे फेस करना है, तो उसका मेंटल हेल्थ और वेलबींग भी बेटर रहेगा, बिकॉज द पर्सन नोज हाउ टू कोप अप विद इमोशन एंड स्ट्रेस। सिटीजनशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ स्किल्स प्रमोट एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर मतलब यही, अच्छों से बात करो सबका, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ऐसा काम कर। और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रहेगा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो सिटीजनशिप क्वालिटीज अपने आप इंक्रीज हो रही। अब लाइफ स्किल डेवलपमेंट हम इंडिया के परस्पेक्टिव से अगर पढ़े, तो इंडिया इज अ यंग कंट्री विद मोर देन 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 35 years. Recognizing the importance of equipping youth with life skills, several national initiatives and policies have focused on life skill education. For example, CBSE. अब सीबीएसई ने लाइफ स्किल को बढ़ाने के लिए फॉर सीनियर एंड सेकेंडरी क्लासेस उनको बोला है, टीचर्स को, कि करिकुलम में कुछ एक चेंजेस लाए जाए। लाइफ स्किल एजुकेशन को एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया उनके लिए। टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि आप बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इनहांस करवाएं, उनको रेगुलर मतलब समझाएं कि ऐसा डिसीजन लिया जाता है, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये सीबीएसई का है। उसके बाद आता है एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। व्हाट इज दिस नाउ? एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम एक जॉइंट इनिशिएटिव है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। This program provides adolescents with knowledge and skills related to reproductive health, emotional well-being, and responsible behavior. ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, a government scheme aimed at universalizing access to secondary education. RMS includes, this राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम जो है वो इंक्लूड करती है लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग एज अ कंपोनेंट टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ बियॉन्ड स्कूल। उसके बाद आते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। तो इसका मेन मोटिव यही है कि स्किल ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी has encouraged universities and colleges to offer courses on life skills and value, सैक वैक सब्जेक्ट, ये इसी की देनी है, यूजीसी गाइडलाइंस एनईपीयूसी के अंतर्गत। ठीक है। अब एनईपी ने भी क्या किया, सैक वैक इंट्रोड्यूस किया, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, ताकि बच्चों को पता लग सके कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आती है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? लाइफ स्किल्स कैन नॉट बी टॉट इन आइसोलेशन फ्रॉम वैल्यूज। अब ऐसा नहीं है कि आप बंदे को लाइफ स्किल बता रहे हो, लेकिन आप उसको ये बता ही नहीं रहे कि तेरे कुछ वैल्यूज भी हैं जो तेरे को अपने साथ रखने हैं, तेरे को शांति बना के रखनी है, तेरे को सब्र संतोख रखना है, तेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तेरे को यूनिटी इंटीग्रिटी के साथ रहना है, तेरे को देश के लिए सर्विस करनी है, तेरा एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए जो सबके लिए भलादायक हो। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो चाहिए। किस लिए चाहिए? प्यार से रहो आपस में, सच बोलो, झगड़ा मत करो, तो ये कुछ वैल्यूज है, राइट। ये वैल्यूज होनी चाहिए, तभी लाइफ स्किल्स का कुछ अहमियत रहेगा। लाइफ स्किल में क्या आता है? टाइम मैनेज करना है, एथिकल बिहेवियर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। क्या चाहिए? पीस चाहिए, लव फॉर एनिमल्स, देश के लिए प्यार, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, यूनिटी, लर्निंग, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्टर, पेशेंस, एनकरेजमेंट, सिविक सेंस, ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सारे कुछ चीजें हैं जो बंदे में असेंशियल है। और इन सबका मिलाकर निचोड़ निकलेगा, वो लाइफ स्किल्स के ऊपर निकलेगा। ठीक है। जैसे सबसे पहले लव। लव एक फंडामेंटल वैल्यू है, जो कि हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस, इन सारी चीजों को इंसानों में प्रमोट करता है। एंड हमारे में लव सिर्फ फॉर ह्यूमन बींग्स नहीं होना चाहिए, फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स एंड फॉर प्लांट्स होना चाहिए। ठीक है। कंपैशन। कंपैशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग सफरिंग इन अदर्स एंड टेकिंग एक्शन टू हेल्प।
आपको अगर लग रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू टेक स्टेप एंड हेल्प देम। दैट इज कॉल्ड कंपैशन। हमेशा सच बोलो। डोंट फाइट विद अदर्स, डोंट डू हार्म टू अदर्स। शांति से रहो, पीस से रहो, ग्रेटिट्यूड। अगर कोई आपके लिए हेल्प कर रहा है आपकी, तो बी थैंकफुल टू हिम और हर, और अप्रिशिएट हिज और हर एफर्ट्स। पेशेंस मतलब बी काम एंड एंड्योर हार्डशिप। टॉलरेंस, you have to tolerate many things to achieve something big. Importance of human values in life skills. What is the importance of these human values in life skills? Okay. They guide the application of life skill in a ethically sound ways. They foster personal growth and social harmony. They help in building character and responsible behavior. अब अगर इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, कैसे करेंगे? क्लासरूम डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज, ऐसे इन सभी को छोड़ो इसको। अब चैलेंजेस क्या है? टीचर्स ट्रेंड नहीं होते हैं, असेसमेंट इश्यूज होते हैं। अब हमारे सेकमेक में बेसिकली यही इश्यूज आते हैं कि सब कुछ नया नया है, ट्रेनिंग नहीं अभी प्रोवाइड करवाई गई है, पता नहीं है कि एकेडमिकली कैसे इस चीज को असेस करें। कल्चरल और सोसाइटल बैरियर्स। अब डिस्कशन ऑन टॉपिक लाइक इमोशनल एक्सप्रेशन और जेंडर रोल्स में फेस रेजिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइफ स्किल्स। तो ये सब, इसका सोल्यूशन क्या? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, करिकुलम इंटीग्रेशन, असेसमेंट टूल्स इंप्रूव होने चाहिए, एटलीस्ट सिलेबस क्लियर होना चाहिए ना, इंक्लूसिव अप्रोच, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट। तो ये सारी चीजें। तो होपफुली लाइफ स्किल क्या होता है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या है, कैसे इनको अपनाया जाएगा, कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। सबसे पहले सीबीएसई ने लाइफ स्किल को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया था फॉर सीनियर एंड सेकेंडरी, ठीक है। अडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम में ये था कि जो अडोलेसेंट एज के बच्चे होते हैं, उनको बताया जाता है कि आपको इमोशनल वेलबींग के साथ कैसे डील करना है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कैसे करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डील करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसमें बच्चों को लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो है वो एक की कंपोनेंट होना चाहिए। उसके बाद एनईपी ने बोला, सैक वैक के वे में उन्होंने बोला। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 में हुआ था, उसमें भी लाइफ स्किल को एज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस किया गया था। उसके बाद यूजीसी गाइडलाइंस में भी उनको ऑफर किया गया लाइफ स्किल एंड वैल्यूज को इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या? बहुत सिग्निफिकेंस है। कंपोनेंट्स भी हमने पढ़ लिए। कॉग्निटिव स्किल्स कौन से होते हैं? जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। इमोशनल, कि आप इमोशनली चीजों के साथ कैसे डील करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजों को। सोशल, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, टीम वर्क, नेगोशिएशन स्किल्स, ये सब आता है, ठीक है। सो लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है? अभी ये यूनिट आई गेस बहुत अच्छे से कवर हो गई है, इससे अच्छे से क्या ही करवाऊंगी। मतलब आप सभी डीयू के बच्चे हैं, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के, तो इतना आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव डन रियली वेल टिल नाउ। सो इतना बेसिकली क्लियर हो गया है एक्चुअली, ठीक है। अब यूनिट 2 है बेसिक लाइफ स्किल्स। अगेन लाइफ स्किल्स के अराउंड ये सब कुछ घूम रहा है, ठीक है। तो अब प्रोफेशनली बेसिकली आई थिंक इस यूनिट में हम कवर करेंगे चीजों को। सोशल एटिकेट्स, टीम वर्क स्किल्स क्या होती है, सोशल एटिकेट्स क्या होते हैं, सब कुछ मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है ताकि आपको ये सा ना लगे कि मन उब गया है अब नहीं पढ़ा जाएगा। लीडरशिप क्वालिटीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइफ कोचिंग, काउंसलिंग, करियर बिल्डिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन मेकिंग, ये सब चीजें हैं, ठीक है। इजिली कर लोगे, टॉपर्स है मेरे, राइट। सो सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक लाइफ स्किल्स जो बंदे में होनी चाहिए। सबसे पहले आती है टीम वर्क स्किल्स। टीम वर्क स्किल्स में आता है कि टीम के साथ काम कर रहे हो, उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए होती है, जिसमें आता है सबसे पहले सोशल एटिकेट्स। आपको सामाजिक एटिकेट्स, यू नो, सोशल वैल्यूज होती है, सोशल एटिकेट्स भी। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 5 जने हैं, एक अब उसका लीडर है, 4 बंदे उसके सबॉर्डिनेट है, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि एक जो पर्सन जो हेड है, जैसा उसका मन कर रहा है वो अपनी मन मर्जी करवाया जा रहा है, मन मर्जी करवाई जा रहा है। अगर तुम्हें कोई डिसीजन लेना है कि इसका फॉन्ट ये रखेंगे, अगर प्रेजेंटेशन वो बना रहे हैं केस, तो इसका फॉन्ट ये रखेंगे, इसकी कैलीग्राफी ये रखेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर ये रखेंगे, ठीक है। तो ये एक बंदा नहीं आपको बताएगा। यू शुड टेक डिसीजन डेमोक्रेटिकली, डिस्कस करो आराम से,
और कोलैबोरेशन करना आना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट चीजों के साथ, ठीक है। सो टीम वर्क स्किल्स इन्वॉल्व्स द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल। अब टीम वर्क यही है, अगर कोई बंदा टीम बना रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली उनका गोल एक ही है। तो आपने जब उस गोल को अचीव करना है तो ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि कोई किसी को ऐसा ना लगे कि मुझे सप्रेस किया जा रहा है। एवरीथिंग शुड बी डन डेमोक्रेटिकली। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क lies in ability to build synergy, enhance productivity, reduce workload per individual। अब टीम इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, राइट। उसके बाद एंड फोस्टर इनोवेशन, नए नए जितने लोग होंगे उतने आइडियाज आएंगे तो इनोवेशन ऑटोमेटिकली होगा। उसके बाद आती है, अब टीम वर्क आप कर रहे हो तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग से काम करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, एम्पैथी, स्ट्रेस कोपिंग। तो ये सब वही चीजें हैं लाइफ की, ठीक है। उसके बाद सोशल एटिकेट्स, सोशल एटिकेट्स रेफर्स टू दी बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड acceptable in social interactions and relationships. It involves the customs, manners, and rules governing polite behavior. So social etiquettes वही है कि how you deal within the society, how you behave, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सोशल etiquette, ग्रीट करो अगर आप टीम वर्क कर रहे हो, जो भी अगर आप आपके टीम मेंबर्स है से हाई टू देम, से थैंक यू अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। पुट डाउन योर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हेन समवन एंटर इन द रूम, से प्लीज व्हेन आस्किंग समथिंग, से एक्सक्यूज मी अगर आपको उनसे बात करनी है पहले, या फिर आपको रास्ता चाहिए, शेक हैंड्स फॉर्मली, लेट अदर फिनिश बिफोर यू स्पीक, look people in the eye when speaking, greet people with hi, how are you, open door for others, say yes ma'am, yes sir when talking to adults. So don't use discriminatory language, respects others viewpoint, don't be like don't be theoretical in approach, theocratical in approach, meaning don't best of others religion on others caste, okay। लिसन एक्टिवली, सो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हार्मनी, प्यार बना रहता है, ट्रस्ट बनता है विद इन टीम। ये रिस्पेक्ट और इन्फ्यूजन को प्रमोट करता है, रिड्यूस करता है चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। भैया अगर एक टीम काम कर रही है तो ऐसा ना हो कि एक ही बंदा सभी को डिक्टेट कर रहा है कि ये करो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड वॉल ऑफ डिसीजन आइडियाज। अगर आपके पास बहुत सारे आइडिया है तो जो आपको टीम को सबसे अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट करें और आगे बढ़े। तो डिसीजन मेकिंग शुड बी डेमोक्रेटिक। अब इसके की फीचर क्या है, सभी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए, जो मेजोरिटी बेस्ड और डिस्कशन करके जो आपको कॉन्सेंसस, मतलब ये है जो डिस्कशन करके सभी को सही लगे वो फॉलो करो। शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी, राइट। उसका एडवांटेजेस, इससे कमिटमेंट इनकरेज होती है, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज होते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, एंड डिसेसिवनेस भी होती है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, ये कुछ एक चैलेंजेस हैं। उसके बाद व्हाट इज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ टू और मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क और अचीव अ गोल। देखो सबसे पहले अगर विद इन अ कंपनी कोई लोग डिफरेंट इंडिविजुअल काम करे तो दैट इज टीम वर्क, राइट। अब वही काम अगर बेसिकली दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिलके करें तो उसको जर्नली कोलैबोरेशन बोला जाता है। यहाँ पे टू और मोर पीपल लिखा है बट जनरली दिस इज यूज्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुगेदर, उसको कोलैबोरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए अब स्किल्स क्या चाहिए, अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो तो यू नो हाउ टू स्पीक विद देम, सो अच्छी क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर आप दोनों को लगता है कि हमारा व्यू पॉइंट यहाँ पे अलग होगा तो यू नो हाउ टू डील विद दैट conflict. You should have to set your goals first. You should coordinate with each other and adapt things. Okay. इंपॉर्टेंस क्या प्रमोट करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फैसिलिटेट लर्निंग फ्रॉम अदर्स। तो वही बोलते हैं इंसान तो सारी जिंदगी सीखता होता है, सो इससे आप और भी लोगों से चीजें सीख सकते हो। इंडिविजुअल स्ट्रेस कम होता है, बेटर अप्रोच टू मार्केट मिलती है, राइट। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, इनोवेटिव लीडरशिप। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है कि भाई 2 यूनिट होने वाले हैं और इतना इजी है कि
अगर आप एक बार एग्जाम के एक दिन पहले भी वीडियो देख रहे हो तो यू विल डू फैबुलस, यू विल डू फैंटास्टिक, आई नो। देन इनोवेटिव लीडरशिप। लीडरशिप इन मॉडर्न वर्ल्ड गोज बियॉन्ड मैनेजिंग टास्क। आजकल लीडरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको टास्क मैनेज करना, बट इसका आज अर्थ ही है कि आपको दूसरों को इंस्पायर करना है। आपके पास सॉल्व करने की प्रॉब्लम क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और जो भी चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है, चेंजिंग थिंग्स है, आपको अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आप में उसकी, कि हाँ आप चीजों को अडेप्ट कर सको, कि हाँ ये चेंज हो रहा है, ओके आई विल डू दिस थिंग, डू दिस चेंज नेक्स्ट टाइम, काइंड ऑफ वाला अप्रोच, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव टॉकिंग। इनिशिएटिव टॉकिंग मतलब ये होता है कि आपको खुद बोलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दूसरा कह के प्लीज स्पीक, यू शुड स्पीक बाय योर सेल्फ। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? डेमोन्स्ट्रेट ऑनरशिप, बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, लीड टू इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद आते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट is the process of organizing and planning how to divide your time between specific activities, right? So there are various metrics upon this time management, ठीक है। So first is Eisenhower matrix. Prioritize tasks as urgent versus important. Urgent is जो अभी करना है, important मतलब important है कर लेंगे ऐसा वाला। तो ऐसा टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड कर लो स्लोट्स, ठीक है। उसका है पोमोडोरो टेक्निक। break work into timed intervals, example 25 मिनट वर्क दिस, 5 मिनट ब्रेक, उसके बाद दिस। तो कितना टाइम आप किस चीज को दोगे, पैसा वाला, ठीक है। इससे स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, वर्क क्वालिटी बढ़ेगा, और वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन इसका चैलेंज क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन इज लेजीनेस, आलस आ रहा है काम करते हुए। हम इतना बड़ा प्लान बना लेते हैं कि नहीं हम तो 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो प्लानिंग ही पुअर है ना बेटा, नहीं होगा ये। एक दिन कर लोगे, कितने दिन करोगे? प्रायोरिटी आपको बनानी नहीं आती है, कौन सा काम अभी करना है, मल्टीटास्किंग। आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आप वो नहीं बनाते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अ, या उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद आता है कैपेसिटी बिल्डिंग। अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग refers to the process of developing and strengthening the skills, abilities, and resources that individual need to perform effectively. स्किल्स, एबिलिटीज और रिसोर्सेज को डेवलप करना और स्ट्रेंथ करना, जो कि जरूरी है काम को इफेक्टिवली पूरा करने के लिए। तो उसके लिए वर्कशॉप्स लगानी चाहिए, पीयर मेंटरिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स, ये कुछ एक मेथड्स है। इंपॉर्टेंस की एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, खुद पे आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। उसके बाद आता है लाइफ कोचिंग। लाइफ कोचिंग का क्या मतलब है? लाइफ कोचिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा तरीका है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो गोल सेट करे और पूरी मेहनत करे कि हाँ मुझे ये चीज अब अचीव करनी है, और जो उसके रास्ते में चैलेंज आ रहा है वो उनको ओवरकम करे और खुद का पोटेंशियल बढ़ाए। इसके की फीचर्स क्या? गोल सेट करो, अकाउंटेबिलिटी रखो अपने साथ। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी रखो अपने साथ, अपने आप को झूठे दिलासे मत दो। फीडबैक और सपोर्ट, पर्सनल मोटिवेशन, ये सारी चीजें जरूरी है। अब काउंसलिंग, लाइफ कोचिंग फोकसेस ऑन फ्यूचर गोल्स एंड परफॉर्मेंसेस। काउंसलिंग एड्रेस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। सब वही है। अगर आपकी काउंसलिंग है, इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज कर रहे हैं, लेकिन लाइफ कोचिंग का मतलब ये होता है कि आप फ्यूचर गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, ये मतलब है। उसके बाद बेनिफिट्स, बिल्ड क्लैरिटी, इंक्रीज मोटिवेशन, इंप्रूव परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स, इनहांस डिसीजन मेकिंग, राइट। उसके बाद कैरियर बिल्डिंग स्किल्स। कैरियर बिल्डिंग, career, sorry, career. I generally speak career to career. So sorry for that. So career building is not limited to acquiring technical knowledge. It also requires soft skills that help individual prepare for, enter, and advance in the workplace.
एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज। अब करियर अपॉर्चुनिटीज आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग करियर path is crucial for students and young professionals. It includes identifying area of interest, researching job tools, and assessing compatibility. सो बेसिकली आपको सबसे पहले चूज करना होगा आपको किस फील्ड में जाना है। ये बहुत क्रुशियल रहता है यंगस्टर्स के लिए, राइट? आपका किधर इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आप सेल्फ असेसमेंट करो कि हाँ आपको क्या करना है। उसके बाद जो चीज अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, उसके बाद देखो मार्केट रिसर्च करो कि हाँ उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, उसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। उसके बाद अपनी स्किल्स मैच करो कि हाँ क्या मैं ये कर पा रहा हूँ, अगर जॉब मार्केट में अवेलेबल है क्या मेरे पास इतने स्किल सेट है कि मेरे को वो मिल जाए। उसके बाद कनेक्ट विद प्रोफेशनल मेंटर्स एंड एलुमनाइज, दैट्स इट। उसके लिए वर्कशॉप्स होती है, इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, वेरियस प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे आप ये कनेक्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद मेंटरिंग इज लाइक टीचिंग। एक मेंटर है वो बंदा प्रोफेशनल है, वो एक अनएक्सपीरियंस पर्सन को, लेस एक्सपीरियंस पर्सन को बता रहा है कि हाँ आप ये काम ऐसे कर सकते हो। बेनिफिट क्या? नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, स्किल इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्किंग सपोर्ट, कैरियर करियर गाइडेंस मिल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग है। फॉर्मल मेंटरिंग है जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे में बताया जाता है, इनफॉर्मल स्पॉन्टेनियस, जैसे अगर आप अपने रिलेटिव को कॉल करके उनसे कोई ले रहे हो। पीयर मेंटरिंग मतलब अगर आप अपने क्लासमेट से गाइडेंस ले रहे हो kind of। उसके बाद है रिज्यूमे प्रिपरेशन। रिज्यूमे मतलब होता है एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट हो जिसमें आप अपनी स्किल्स, अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को लिख रहे होते हैं। इसका की कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं? अपना इंफॉर्मेशन लिखना, अपना करियर ऑब्जेक्टिव या समरी लिखना, एजुकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, या फिर आप न्यू न्यू ज्वाइन हो या उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, फ्रेशर हो, राइट? स्किल्स क्या है, टेक्निकल एंड सॉफ्ट, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट, सब। ठीक है, और ये कंसाइज रहता है, एक दो पेज कैसे नहीं है, 10 पेज लिख दो, ठीक है। यूज एक्शन वर्ब्स, एक्टिव लगना चाहिए, अवॉइड ग्रामेटिकल एरर, ये सब ठीक है। उसके बाद फेसिंग इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू क्या होता है? अब इंटरव्यू इज बेसिकली कॉन्वर्जेशन वेयर इंटरव्यूअर इवेल्युएट अ कैंडिडेट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले फॉर्मल ड्रेसअप करके जाना होता है। अपना रिज्यूमे हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमने अपने रिज्यूमे में ये लिखा है। ये ना हो ना चैट जीपीटी पे डाला कि प्लीज प्रिपेयर माय रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटेल्स और बना दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यू शुड नो व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू हैव रिटन देयर। और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस ये देते हैं। तो ये सब भैया। उसके बाद जीडीज, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में यही होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सही है या गलत है? आजकल बहुत चल रहा था बीच में से, पीरियड लीव देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पता लगती है, लीडरशिप क्वालिटीज पता लगती हैं। और जो हमारा वाइस चांसलर इंटर्नशिप होता है डीयू में, उसमें भी तो यही चीज होती है ना, वाइस चांसलर इंटर्नशिप में। उसमें भी तो जेडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, आपको कोई टॉपिक दे देते हैं, आपको उसके ऊपर अपने व्यू पॉइंट डिस्क्राइब करने होता है काइंड ऑफ। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है या नहीं आती है। सबसे पहले तो वो प्रेजेंटेशन है जो आप अपने लैपटॉप पे बना रहे हो। उसके बाद आपको उस चीज को प्रेजेंट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वेरियस स्किल्स चाहिए होती है। सबसे पहले इस आई कांटेक्ट बना के रखो जब आप बोल रहे हो। स्टैंड लो, वॉल्यूम, जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ मैं, इंक्रीज योर वॉल्यूम। जब नॉर्मल चल रहा है तो कीप योर वॉइस स्टडी। पॉज यूज करो, ये ना हो ना ऐसा लगे कि रटा हुआ बोल रहे हो। प्रॉम्प्ट, स्टोरीज, इन सब का यूज करो। बी कॉन्फिडेंट, गिव हैंडआउट्स, डू नॉट रीड योर प्रेजेंटेशन, समझाओ उस चीज को, राइट? वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। प्लानिंग द कंटेंट, यू शुड प्लान द कंटेंट, डिजाइन विजुअल्स, डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग क्वेश्चंस। हाँ, अगर आप कुछ चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो यू शुड नो कि अगर कोई मेरे से इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको उसका आंसर आता है या नहीं आता। तो उसका बेनिफिट भी है प्रेजेंटेशन देने का। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बनते हैं, और ये दिखता है कि आप प्रोफेशनली कितना अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिंग अ सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैन बी पावरफुल टूल्स फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। Creating a strong online profile helps individual to stand out and attract career opportunities. तो सोशल मीडिया प्रोफाइल यही है। सपोज आप लिंक्डइन में बना के रखते हो तो वहां से आपको वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, ठीक है। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म हुआ है, उसमें डूज डू नॉट्स और प्रोफाइल चेकलिस्ट, ये सब चीजें दी हुई है।
ठीक है। उसके बाद आता है डिजिटल फुटप्रिंट। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म एग्जांपल लिंक्डइन, तो प्रोफाइल चेकलिस्ट में सबसे पहले आपकी एक फोटो जो है वो प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं है कि आप लहंगा डाल के खड़ी हो या शेरवानी पहन के खड़ी हो, एक प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए कि हाँ सही है। उसके बाद एक जो कंपेलिंग हेडलाइन होनी चाहिए, समरी अच्छे से लिखी होनी चाहिए, आपकी वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बताया हो, स्किल्स क्या है आपकी, क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो सब। ठीक है। अपना कंटेंट अपडेट करते रहो, प्रोफेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करो, और वहां पे जो मेंटर्स हैं, पीयर्स हैं, उनके साथ ज्वाइन करो, रेलिवेंट आर्टिकल्स को शेयर करो, ओपिनियंस को शेयर करो। ठीक है। और अनप्रोफेशनल पोस्ट करना अवॉइड करो। ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशंस को बहुत ऐसे एग्जैजरेट करके मत बताओ कि हाँ आई हैव स्टडी फ्रॉम देयर काइंड ऑफ। ओके। और मैसेज नोटिफिकेशन अगर कोई यूजफुल आ रहा है तो डोंट इग्नोर दैट। ओके। सो उसके बाद आता है डिजिटल फुटप्रिंट एंड एटिकेट्स। नाउ व्हाट डज दिस डिजिटल फुटप्रिंट मीन? When you post online, becomes part of your digital footprint. It is important to maintain professionalism and ethical behavior online. तो अगर सपोज फुटप्रिंट मतलब होता है कि आपकी छाप छोड़ जाती है चीज, तो अगर आप लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट कर रहे हो या कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट कर रहे हो, तो वो आपको एक पीछे छाप छुड़ जाती है कि इस बंदे ने ऐसा काम किया है। राइट। तो जब भी आप पोस्ट करो, बी एथिकल, बी प्रोफेशनल, बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो इससे आपके एटिकेट्स पता लगता है। उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि बेसिक लाइफ स्किल जो है वो बहुत जरूरी है फॉर टीम वर्क, फॉर कम्युनिकेशन, फॉर लीडरशिप, फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड करियर प्रिपरेशन एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा यूनिट थर्ड आता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट लाइफ स्किल्स एंड टेक्निक्स। वही है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन में, जिसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। और जब मैं ये चैप्टर समझा रही हूँ ना, इसके नोट्स पढ़ लेना भी कहाँ से आप और कंटेंट लगाओगे, बिकॉज आई डोंट थिंक आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर सैक स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा। अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, पढ़े उससे, नहीं तो आप ये मेरे नोट्स ले लीजिएगा। ओके। सो जस्ट वेट अ मिनट। सो गाइस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स का मतलब वही है कि आपको एक चॉइस बनानी है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको एक चॉइस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल वही है कि आपको 11th में स्ट्रीम चूज करनी है, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, फाइन आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, इंटर आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है ना, यू हैव टू मेक अ चॉइस। तो आप उसके लिए बहुत सारी चीजें सोचोगे। ठीक है। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि हाँ इस फील्ड में मेरा यहाँ स्कोप है, इसमें यहाँ स्कोप है। ठीक है। फिर आप कुछ एक्सपीरियंस्ड बंदों से सलाह लोगे। राइट। फिर बहुत सोच समझ के सारे ऑल्टरनेटिव्स में अपने आप को देख के आप एक फाइनल एक्शन लोगे। राइट। सो उसके कुछ सालों बाद आपको पता लगेगा कि वो डिसीजन मेरा सही था या गलत था, कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं मिलती है, आपका करियर सेट होता है या नहीं होता। सो दिस इज डिसीजन। अब रूटीन डिसीजंस होते हैं जो हम रोज बनाते होते हैं कि आज कौन सी सब्जी बनेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये कम टाइम लेते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं जो एक लंबे समय के लिए लेने होते हैं, जैसे करियर ऑप्शन, वही मैंने बताया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस। अब ग्रुप को आप एक टीम में बैठे, आपको वहां पे कोई डिसीजन बनाना है, तो कौन सा ऐसे डिस्कशन से, ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है आप खुले विचारों से अपने दिमाग में ऑप्शन सोच रहे हो कि क्या इसका डिसीजन आएगा, और ओपनली वो सोच रहे हो, तो दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं कि उस टाइम में हम खुश हैं या दुखी हैं, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, पीयर प्रेशर कितना है, आसपास के लोगों का कितना प्रेशर है, कल्चरल बिलीफ्स क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारे में कितनी है, वो सब चीजें। और बेटर डिसीजन बनाने के लिए हम SWOT एनालिसिस होता है। इसका मतलब ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इन सभी के बेसिस पे हम कोई डिसीजन बना रहे हैं। PMI प्लस माइनस इंटरेस्ट, डिसीजन मेट्रिक्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो ये सब है, इसका आगे डिटेल आएगा। ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे इज लाइक कि आपको सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ का पता होना चाहिए, कोज क्या है उस प्रॉब्लम का। फिर आप सॉल्यूशन को जनरेट करेंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि हाँ मैं इसको ऐसे टैकल कर सकता हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक होती है। और लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेट्रा आर यूज टू
सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज बाय जनरेटिंग आइडिया विदाउट क्रिटिसिज्म, खुले दिमाग से कुछ मर्जी सोचो, इज लाइक दैट। लिटरल थिंकिंग मतलब आप इनोवेटिव वे में सोचो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्सों को, दोनों साइड्स को लेके। रूट कोज एनालिसिस वही हो गया, माइंड मैपिंग, विजुअलाइज करो प्रॉब्लम को और उनका पॉसिबल कनेक्शन ढूंढो। उसके बाद आता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल में वही एनालिटिकल, कन्वर्जेंट, प्रोबेबिलिटी, जजमेंट, हाइपोथेसिस, ये सब। और क्रिएटिव में क्या आता है, सिंपल डेफिनेशन से बता देती हूँ। क्रिटिकल इज थिंकिंग क्लियरली एंड रेशनली, लॉजिकल थिंकिंग करना, ठीक है। वेयर एज क्रिएटिव थिंकिंग इज ability to look at problems or situations from a fresh perspective to generate new ideas। मतलब आप अलग तरीके से सोच रहे हो, आप अलग वे में उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेसेस, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, फिर अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करो और बाद में इवेल्युएट करो। इसमें क्या है, इसमें आप नए सिरे से सोचोगे, जैसा आपका दिमाग बताएगा वो आप करो, काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी मैनेजमेंट। स्ट्रेस इज बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनी डिमांड और चैलेंज। स्ट्रेस मतलब वही होता है टेंशन होना। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो आपका बॉडी उस चीज के साथ कैसे डील कर रहा है, वो फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, किसी भी में हो सकता है। एक्यूट स्ट्रेस मतलब होता है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, क्रॉनिक लंबे टर्म के लिए। यू स्ट्रेस होता है पॉजिटिव स्ट्रेस दैट मोटिवेट्स। डिस्ट्रेस होता है नेगेटिव स्ट्रेस जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। एक्यूट छोटा टर्म, क्रॉनिक लंबा टर्म। यू स्ट्रेस पॉजिटिव स्ट्रेस है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव स्ट्रेस है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है। और इसके कुछ एक सिम्टम्स होंगे। फिजिकल मतलब हेडेक, फटीग, थका थका लगेगा, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाएगी। इमोशनल मतलब डिप्रेशन जैसा फील लगेगा, एग्जाइटी, इरिटेशन आपको बहुत जल्दी होगी, ओवर रिएक्ट करोगे किसी चीजों में, ये बिहेवियर है, काइंड ऑफ। कॉजेज एकेडमिक प्रेशर हो सकता है, फैमिली कन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, या सोशल मीडिया प्रेशर, कुछ भी कह सकते हैं। टेक्निक्स क्या है इसके, अब टाइम मैनेजमेंट, रिड्यूस लास्ट मिनट प्रेशर अगर एकेडमिक है तो। फिजिकल एक्सरसाइज करो ताकि आपका थोड़ा स्ट्रेस कम रहे। मेडिटेशन करो रिलीफ देने के लिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करो, बॉडी टेंशन कम होता है। अपनी हॉबी को फॉलो करो ताकि आपका ध्यान वहां से हट सके। किसी से बात करो या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद होती है एग्जाइटी मैनेजमेंट, अ साइकोलॉजिस्ट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव फियर, वरी, नर्वसनेस ऑफन अबाउट फ्यूचर इवेंट्स। हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोच के लोगों को एंजाइटी अटैक्स आते हैं कि कल को मेरे साथ क्या होगा, उनको डर लगता है। तो इसका सबसे बेटर यही है कि मेडिटेशन करो, थोड़ा इंगेज रखो अपने आप को, हेल्दी रूटीन फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद आती है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस। खुद के इमोशंस को समझने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। इसका बेसिकली सेल्फ अवेयर रहो, सेल्फ रेगुलेट करो, मोटिवेटेड रहो, दूसरों की भावनाएं समझो, सोशल स्किल्स होने चाहिए जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। इससे लीडरशिप क्वालिटीज बनती हैं, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है और मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज होती है। उसके बाद एम्पैथी हमने समझ लिया था। उसके बाद टाइप्स होती है। कॉग्निटिव एम्पैथी मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट समवन एल्स इज थिंकिंग, जो दूसरा बंदा सोच रहा है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल एम्पैथी, फीलिंग व्हाट समवन एल्स फील्स, हम वही फील कर रहे हैं जो उधर फील कर रहा है। कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिंग टू हेल्प। सो कॉग्निटिव मतलब जो अगला सोच रहा है हम भी वही सोच रहे हैं। इमोशनल मतलब अगर कुछ हमें बोल रहे हैं तो हम उसको अपनी जगह पे रख के देख रहे हैं। कंपैशनेट मतलब हाँ, अगर तुम्हें कोई अपनी दुख दर्द की कहानी बता रहा है और उसको हेल्प करना चाह रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग, ओपन एंड क्वेश्चंस, रीडिंग लिटरेचर, स्टोरीज, अपने इमोशन को रिफ्लेक्ट करना, इससे आपको जो है एम्पैथी को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेगोशिएशन। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब यही है कि आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर लड़ाई हुई है आपकी किसी के साथ, तो यू ट्राई टू कि आप बातचीत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। कंप्रोमाइज करो, डोंट compete विद ईच अदर्स, लाइक दीज थिंग्स यू शुड डू। अच्छे से बातचीत करो ना, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, तो इसका आउटकम अच्छा ही होगा। सो नेक्स्ट इज लास्ट यूनिट, एप्लीकेशन ऑफ लाइफ स्किल्स इन
फील्ड वर्क। हाँ, फाइनली हम अपने लास्ट मिनट पे पहुंच चुके हैं। So yeah, this unit is about application of life skills in field work. So what is the field work? Field work मतलब ये होता है कि जो हमने अपनी क्लासेस में थ्योरी पढ़ी है ना, जब हम उसको रियलिटी में जाके अपने डोमेन्स में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे ना, उसको बोला जाता है फील्ड वर्क करना। ठीक है। सो यही आपको फील्ड वर्क की डेफिनेशन में दिया होगा। अब yeah, fieldwork is an essential part of many academic, social and professional domains, as we all know. और ये गैप ब्रिज करता है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें हम जाके जो थ्योरी में पढ़ाते हैं वो रियलिटी में चीजें करते हैं, राइट। रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में हम वो चीजें देखते हैं। In such settings, the application of life skills become crucial not only for effective performance, but also for building relationships, solving problems, managing times, and promoting ethical practices. Right. So, उसके बाद इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इस यूनिट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फील्ड वर्क का नेचर क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद लाइफ स्किल को हम फील्ड वर्क में कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। सो बेसिकली फील्ड वर्क रेफर्स टू द practical work conducting outside a laboratory, classroom, or office setting. It is conducted in natural or real life environments such as rural areas, hospitals, school, communities, NGOs, government agencies, or disaster prone zones. तो ये होता है फील्ड वर्क। होपफुली समझ आ गया होगा। उसके बाद अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले ये गैप ब्रिज कर रहा है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है कि जो हम क्लास टीचर पढ़ रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करेगा, मतलब इससे हमें पता लगेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, हमें उस चीज का नॉलेज है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर हम टीम के साथ कैसे वर्क करेंगे, तो ये सारी चीजें हम वहां से सीखेंगे। उसके बाद इससे हमारा सोशल एंगेजमेंट भी बढ़ता है, राइट। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म हमारे में बढ़ता है, प्रोफेशनली कॉन्फिडेंस हमारे में बढ़ेगा जब हम उस चीज को रियलिटी में करके देखेंगे। ठीक है। जो मार्केट के लिए हमारा जो सेल्फ करेक्टर है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद एनकरेज रिफ्लेक्शन। अब इससे हमारा सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि वी आर यूजिंग वी आर डूइंग एवरीथिंग विद क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। देन इज लाइफ स्किल इन कंटेक्स्ट ऑफ फील्ड वर्क। अब फील्ड वर्क और लाइफ स्किल्स इन दोनों का आपस में क्या तालमेल है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। So life skills when applied in field work helps individual interact effectively with people from diverse backgrounds, face unpredictable challenges and adapt to dynamic circumstances. So इसमें वो क्या बोल रहे हैं आपको, अगर आपके पास बेसिक लाइफ स्किल्स हैं तो आप जब फील्ड वर्क करने जा रहे हो, यू नो कि हम दूसरे बंदे के साथ कैसे डील करेंगे। आप सभी जो लोग काम कर रहे होते हो वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हो। आपको नहीं पता आपके पास तो आपके सामने कौन सा चैलेंज आएगा, आपके सामने कौन सी सिचुएशन आएगी, बट आप उसको टैकल करते हो, करना चाहते हो, तो वो सब इसी के थ्रू आता है। फर्स्ट इज अब कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। अब इसका क्या अहमियत है फील्ड वर्क में। अब ये क्रूशियल है क्योंकि इससे आप क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, जो आपके टीम मेंबर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, आप उनसे बात करेंगे। और इससे आप अगर सपोज जैसे ज्योग्राफी वाले बच्चे जो हैं, जैसे मेरा खुद का बैकग्राउंड ज्योग्राफी ऑनर्स है, राइट। तो अगर हम फील्ड वर्क करने के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ के लोकल कम्युनिटी से जैसे हम बातचीत करते हैं कि हाँ इस एरिया में कितना जैसे अगर सिक्किम में हमारा जो फील्ड वर्क गया तो उसमें हमने बात किया कि इस एरिया में कितना लैंडस्लाइड इशू आता है, लैंडस्लाइड का कितना प्रॉब्लम आता है, ये जो वहाँ के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे हमने उन पे बातचीत की, हमने उसका सर्वे किया, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, अब प्यार से बात करना है ना, उन पे रोक तो नहीं चढ़ा सकते कि हाँ तुम हमें बताओ ऐसा क्यों हुआ। तो भाई वाई देन, मतलब जरूरी थोड़ी है कि उनको सारी चीज पता होगा ना। सो बेसिकली प्यार से बात करना विद रिस्पेक्ट, थोड़ी अपनी एथिकल मोरल वैल्यूज को मेंटेन करके रखना, ये चीज। अब वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट, अब क्लियर स्पीच होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टोन, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग, और ये सारी चीजें। ठीक है। अगर हो सके तो लोकल लैंग्वेज का यूज करो, क्योंकि वो मतलब अच्छा लगता है ना, उनको भी अपने एक फैमिलियरिटी लगती है।
उसके बाद एप्लीकेशन एग्जांपल्स, एक्सप्लेनिंग हेल्थ प्रैक्टिसेस टू विलेजर्स ड्यूरिंग अ रूरल कैंप। अगर आपने रूरल कैंप लगाया है तो वहां के लोगों को एक्सप्लेन करना। जैसे आज थोड़ा टाइम पहले सर्वे चल रही थी कि रूरल वुमेन जो है वो सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज करती है। तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन की गई जिसमें उनको बोला गया कि प्लीज यूज सैनिटरी नैपकिन बिकॉज दे आर गुड फॉर योर हेल्थ, और वी कैन से दे आर बेटर देन यूजिंग क्लोथ, राइट। तो ये सारी चीजें अब उनको समझा रहे हैं हम, तो ऐसा वो सब बता रहे हैं। या और भी बहुत चीजें जैसे मैंने आपको बताया, फील्ड वर्क हमने किया लैंडस्केप के ऊपर, ऐसा वाला सब, ठीक है। उसके बाद आता है टीम वर्क एंड इंटरपर्सोनल स्किल्स। इसका मतलब अब क्या होता है? अब आप अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस के लोग हों, ये जरूरी नहीं है सब आपके फ्रेंड हो। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है। सो इफेक्टिव टीम लर्निंग वही होती है जिसमें आप अपने आइडियाज एक्सचेंज करो, मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट करो, ठीक है। कोऑपरेशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अगर आप किसी एनजीओ स्टाफ के साथ फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमें उस बंदे से कैसे बात करनी है, काइंड ऑफ। जब आपको याद होगा, आप स्कूल में होगे तो आपके बहुत सारे आपको वहां लेके जाया होगा जो जैसे बॉर्डर एरिया के स्टेट्स हैं। तो वहां के जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनको आप आर्मी कैंप्स में लेके जाते हैं, मतलब बीएसएफ में लेके जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ आपको बीएसएफ में लेकर आर्मी ले जाना उनका मकसद नहीं है। वो आपको एक लाइफ स्किल बता रहे हैं कि कोई हमारे लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है उसके साथ आप बुरा बिहेव करोगे, लेकिन हाँ, जो कर रहा है वो बॉर्डर्स पर हमारे लिए खड़े हैं। सो तुम्हारे एक दिल में उनके लिए एक स्पेशल कॉर्नर होना चाहिए, राइट। वैसे ही अब बच्चों को वहां पे लेके जाया, एल्डरली होम्स में लेके जाया जाता है, ठीक है, ताकि उनको एथिकल वैल्यूज सिखाई जा सके। तो यही बात है। अब यहाँ पे ये मैंने चीज क्यों बोली है, अगर आप जो एल्डरली होम्स है या कोई एनजीओ चला रहे हैं जिसमें वो एल्डरली पीपल को रख रहे हैं, तो अब वो एनजीओ का आपकी कंपनी के साथ कोई कोलैबोरेशन हुआ है। अब अगर उसका कोई कोलैबोरेशन हुआ है, सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ उनके लोगों के साथ कैसे बात करोगे। अगर आप पीपल के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी स्पीकिंग सॉफ्ट बहुत होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो ऑलरेडी डिस्कस्ड। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अपने स्ट्रेंथ वीकनेस स्ट्रेंथ वीकनेस का जो है सारा हिसाब किताब होना। उसके बाद एक मिनट, SWOT, ये पूरी फुल फॉर्म है, एक सेकंड रुको। स्ट्रेंथ वीकनेस, ये देखो जो हम बात कर रहे थे स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ मतलब स्किल्स और क्वालिटीज यू आर प्राउड ऑफ। वीकनेस मतलब एरियाज यू स्ट्रगल विद और फियर। थ्रेट्स मतलब आपको किसी से डर लग रहा है। अपॉर्चुनिटीज, एक्सटर्नल चांसेस टू ग्रो और इम्प्रूव, ये होता है स्वॉट एनालिसिस। ये हमारा वर्क विद पीपल सैक है, ये हमारा उसमें जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आपके सिलेबस में लाइफ स्किल एजुकेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको पढ़ना हो तो आप ये मेरे से लेकर पढ़ सकते हो। उनका तो स्वॉट एनालिसिस के ऊपर पूरा एक टॉपिक है बड़ा सारा, तो यू कैन स्टडी। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, वीकनेस पता होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज पता होनी चाहिए और थ्रेट पता होनी चाहिए। इससे जो है आप अपने आप को बेटर फ्रेम कर सकते हो, राइट। और ये कैरियर बिल्डिंग में हेल्प भी करता है। ठीक है, उसके बाद आगे का टॉपिक अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो adaptability and flexibility. Field work environments are often unpredictable. Being open to change, adjusting plans, and tolerating uncertainty is essential. So yeah, you have to adapt things, और आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप रिजिड नहीं रह सकते हो किसी भी चीजों के लिए, क्योंकि आपको रिमोट लोकेशन में जाना होता है। तो आपके पास उतनी अम्यूनिटीज नहीं होती हैं, उतनी उतनी सुविधाएं प्रेजेंट नहीं होती है जितनी आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में होती है। और हाँ बस ये इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी ऑलरेडी बता दिया है मैंने। उसके बाद लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं, कि अवेयरनेस कैंपेन लीड करना, मोटिवेट करना टीम मेंबर को इन डिफिकल्ट टाइम, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिज्यूम करके चलना, ठीक है।
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना इसकी। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिव वाइब्स को लेके चलना। लीडरशिप डेमोक्रेटिक होती है, वही इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी, ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब इंस्पायरिंग होती है, विजन ड्रिवन होती है। सर्वेंट लीडरशिप जो सिर्फ फोकस ऑन ग्रोथ होती है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए, काइंड ऑफ ओके, फील्ड वर्क इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क जो बेसिकली ट्राइबल रीजन या रिमोट एरिया में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ एंड सोशल वर्क, मतलब क्लिनिक, हॉस्पिटल वगैरह सेटअप करना, ऐसा। उसके बाद आपको एग्जाम्पल वगैरह दिए अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आता है एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूथ ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप करवा देंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ वर्क, जैसे फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया तो रिफ्यूजी शेल्टर, वो सब। उसके बाद फील्ड बेस्ड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद एथिकल इशू इन वर्क फील्ड। एथिकल इश्यूज क्या होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑलवेज ऑब्टेन वॉलंटरी कंसेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूज ऑफ डाटा। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ensure data privacy and avoid sharing personal data। नॉन जजमेंटल अप्रोच होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी होनी चाहिए। तो बस यही है, चैलेंजेस हैं कुछ और सॉल्यूशंस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम कम्युनिटी हो सकती है, एथिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, इमोशनल एग्जॉशन हो सकता है, टाइम कन्फ्लिक्ट, टीम कन्फ्लिक्ट, ठीक है। सॉल्यूशंस है कुछ कि लोकल लैंग्वेज आप सीख लो, ट्रस्ट बनाओ कम्युनिटी के बीच में अपना जाके। एथिकल डिलेमास के लिए यही है कि मेंटर को या एथिकल कम्युनिटी को, वहां की कमेटी को, वहां की बात करें उनसे, सेल्फ केयर भी करे, मेडिटेशन भी करे, ताकि इमोशनल एग्जॉशन ना हो। उसके बाद टाइम की दिक्कत है तो टास्क प्रायोरिटाइज करो और फिर उसको फॉलो करो। टीम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये लाइफ स्किल एजुकेशन स्टैक कंप्लीट करो यार, ये विद इन 1 आवर के। फोर्थ यूनिट जो है वो सारे सिलेबस का जो कंपाइल्ड था, इसलिए आपको लगा होगा मैंने भगाया है, बस ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने सारा सिलेबस अच्छे से कवर किया है। ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। सारे वीडियो को थोरोली देखोगे और इसको बाद में रीड भी कर लोगे ना, तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं पीवाईक्यूज लेके आऊंगी, पीवाईक्यूज विद आंसर्स लेके आऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे को बता दीजिएगा कि अगर जरूरत होगी तो ही लाऊंगी, अगर नहीं होगी तो वाई टू वेस्ट टाइम, राइट। हाँ, अगर यूज होगी तो फिर ऐसा है ना कि तुम यूटिलाइज करोगे इसको, अगर तुम्हें चाहिए ही नहीं तो फिर क्यों लेके आना, राइट। सो थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।